फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12th यानी कि जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो जिसमें हिंदी माध्यम फॉलो होता है, खासकर बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है। तो इन सभी छात्रों के लिए हम लोग जो है रिकॉर्डेड सेशन जो है यहाँ पर लाए हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी चीजों को डिस्कस किया जाता है, और जितने भी टॉपिक्स है ना जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और बकायदे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मतलब चीजें है ना, कंटेंट भी प्रोवाइड यहाँ अच्छे तरीके से। ओके, तो अभी हम लोग आज जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों मेरे, ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है बालक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर इसे जनन स्वास्थ्य आप लोग हिंदी में बोल देते हो, ठीक है। इसे आप जनन स्वास्थ्य भी बोल सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो है ये लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। यहाँ पे एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो बच्चे सीनेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी यूजी की एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक तरीके से वन शॉट रिवीजन हो सकता है, ठीक है। आप इसे देख करके एग्जाम में जा सकते हैं, बहुत क्रूशियल आपके एग्जाम में होने वाला है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य की हम लोग बात कर ले। आखिर आप स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? सबसे पहले स्वास्थ्य समझने से पहले हम लोग एक फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे, क्योंकि ये फुल फॉर्म जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आखिर WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे जो लोग सीयूईटी यूजी के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर सीनेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे WHO, तो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बालको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है मेरे साथियों कि स्वास्थ्य क्या होता है? तो शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से, उसके साथ साथ इमोशनली यानी कि भावनात्मक, ठीक है। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, आपके भावनात्मक यानी कि इमोशनली फिट होना पड़ेगा, उसके साथ साथ व्यवहारिक भी फिट होना पड़ेगा यानी कि बिहेवियरल, ठीक है ना। आपको क्या होना पड़ेगा बच्चे? फिट होना पड़ेगा। तो फिर आपको ऐसा कहा जा सकता है कि आप क्या है बालक? स्वस्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यानी कि वही बात है कि शारीरिक रूप से, उसके साथ साथ आपको भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको फिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोगों से निजात पाना ही स्वास्थ्य का परिभाषा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से और इमोशनल यानी कि व्यवहारिक रूप, बिहेवियरल, सभी चीजों से आपको क्या होना पड़ेगा? स्वस्थ होना पड़ेगा। तो फिर ऐसा कब माना जा सकता है बालकों कि आप स्वस्थ हैं? ओके। अब विश्व में बालक मेरे दोस्त ऐसा समझेंगे कि विश्व में भारत ऐसा पहला कंट्री है जहां पे राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली प्लानिंग की गई, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर हमने जितनी भी हाईलाइटेड चीजें हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर पर फैमिली प्लानिंग की गई, और ये फैमिली प्लानिंग कब की गई बालकों? फैमिली प्लानिंग की गई थी वही 1957 में की गई थी, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1957 में भारत पूरे विश्व में ऐसा एक पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग किया। अब फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक और फुल फॉर्म आता है बालकों, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर इस फुल फॉर्म की बात करेंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा कि RCH क्या होता है। RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होता है। R फॉर रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव, और AND एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आप इसे फुल फॉर्म बोल सकते हैं RCH का। एक प्रोसेस जिसका बहुत दुरुपयोग होता है अपने भारत में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत चर्चा में भी रहता है ये प्रोसेस, ठीक है ना। आखिर एमिनो सिंथेसिस क्या होता है? क्या कोई बता सकता है हमें एमिनो सिंथेसिस क्या होता है? कोई भी बालक यहाँ जो एमिनो सिंथेसिस को डिफाइन कर सके? चलिए आइए हम लोग समझ लेते हैं एमिनो सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। एमिनो सिंथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चे।
तो एमिनो सिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एमिनो सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें हम लोग क्या लेते हैं बच्चे, एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। क्या लेते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। और उससे जो है बच्चे में किसी प्रकार की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, अनुवांशिक रोग तो नहीं है, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या होने लगा अपने इंडिया में कि लोग लिंग जो है ना, बच्चे का लिंग डिटरमाइन करके और उसे भ्रूण हत्या में बदलने लगे, ठीक है ना। अगर कोई लड़की है तो उसे भ्रूण में ही मार देना, गर्भ में ही मार देना, ये बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया था एक समय पे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसे क्या कर दिया, बैन कर दिया एमनियोसेंटेसिस को। इंडिया में आया तो था किस काम के लिए, कि कोई एबनॉर्मलिटी अगर बच्चे को हो तो उसे उसी टाइम पे ठीक किया जा सके, अगर वो जो है एबनॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से आया था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ऐसा चीज इसको बैन करना पड़ा इंडिया में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि गर्भावस्था से मतलब क्या करते हैं, गर्भावस्था से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उसमें प्रेजेंट फीटल सेल्स का अध्ययन करते हैं। मतलब उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड हमने निकाला, उसमें जो फीटल सेल्स जो है ना, ए प्लस एंटी जो है उसको प्रेजेंट बोलते हैं। हमने हमेशा बताया है आपको, माइनस एंटी यानी कि एब्सेंट, प्लस एंटी यानी कि प्रेजेंट। तो जितने भी उस फीटल सेल्स प्रेजेंट होंगे उनका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है, उनका स्टडी करते हैं। बच्चे जांच प्रेगनेंसी के जो है ना, मतलब ये जांच प्रेगनेंसी के कब से कब तक कर सकते हैं, तो 15 से 20 सप्ताह के बीच में कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चे, 15 से 20 सप्ताह के बीच में आप ये एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है बच्चे, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर आप भ्रूण की सेल्स को एनालाइज करते हैं। आप क्या करते हैं, भ्रूण का जो सेल्स होता है ना उसको एनालाइज करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के। यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना करके बालक आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना करके दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे ये कोई बच्चा जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, हमने दिखाया कोई बच्चा ग्रो कर रहा है। अब ये जो है सारी एमनियोटिक फ्लूइड है, अब ये बच्चा ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। और थोड़ी दूर बाद आप ये प्लेसेंटा भी देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, प्लेसेंटा भी आप देख रहे हैं, जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है माता से, ठीक है। अब आपने क्या किया बच्चे, भ्रूण को लिया और फिर इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड सिरिंज द्वारा निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सिरिंज द्वारा आपने क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला और इसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे उसका स्टडी आप करते हो अपने लेवल पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। एक समय पे इसको इसलिए लाया गया था कि, और ये बालक की पूरा भ्रूण है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पूरा भ्रूण है, ठीक है, मतलब एक तरीके से यूट्रस है और इसमें ये बच्चा ग्रो कर रहा है और इसमें जो है ये लिक्विड है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है ना। ये सब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है ना। अब इसमें ये प्लेसेंटा जो है और प्लेसेंटा के थ्रू क्या हुआ, ये कनेक्टेड है मदर से, और इसमें यही एमनियोटिक फ्लूइड जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग निकालते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग के बारे में थोड़ी सी हम लोग देख ले। उपयोग आपको पता है, अनुवांशिक विकार हो उसकी स्टडी करने के लिए कि कहीं बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, इसको पता करने के लिए, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए। जैसे कि आपको मैं ये भी बता दूं, एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं बालक कि जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्या है, डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, ऐसी कोई भी बीमारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर में आती है। तो इस प्रकार का कोई बीमारी होता है तो फिर आप क्या करते हैं बालक, टेस्ट कर लेते हैं एमिनोसिंथेसिस के थ्रू, और जब एमिनोसिंथेसिस के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसे क्योर भी करने की कोशिश करते हैं अगर क्यूरेबल हो तो, ठीक है, या फिर कोई गुणसूत्रीय विकार हो जाए तो ये चीज है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आई इतनी चीजें समझ में, जितनी हमने डिस्कस करी। एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज एमिनोसिंथेसिस, या फिर एमिनोसिंथेसिस आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, उल्बवेगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्बवेगन बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस। आप एमिनोसिंथेसिस याद रखेंगे, उतना ज्यादा हिंदी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन
इसका कुछ उपयोग है तो कुछ दुरुपयोग भी है, ठीक है ना, दुरुपयोग भी है। तो दुरुपयोग क्या है, भ्रूण की वायबिलिटी जो है, जीवितता आप चेक कर सकते थे। ब्रॉडली आप ये देख सकते थे कि बार बॉडी की जांच से लिंग निर्धारण पॉसिबल। लिंग निर्धारण जो है भारत में प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है लिंग निर्धारण के तहत जो है लोग ये पता लगा लेते थे कि होने वाला बच्चा जो है लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या कर देते थे। इसकी वजह से जो है क्या हुआ, इसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया। ये है। अब कुछ हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप नहीं भूल सकते। IMR, IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने जीवित रहे, कितने मर गए, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। MMR का मतलब होता है बच्चे मदर मोर्टेलिटी रेट, माता मृत्यु दर। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। अब जनसंख्या स्थिरीकरण यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही ले जब यहाँ पहुंच गए हैं तो, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे, आप बात कर रहे हैं जनसंख्या में, जनसंख्या स्थिरीकरण, ठीक है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। आप जनसंख्या में वृद्धि की बात कर लीजिए, संसाधनों पर दबाव यानी कि खाद पानी और स्वास्थ्य, ठीक है ना, जीवन स्तर में कमी हो जाएगी। सही बात है, पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर सारी चीजें सुख सुविधाओं जो है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर आपको समाधान की जरूरत है और सरकारी प्रयास प्लस जागरूकता, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि गवर्नमेंट के किए बिना जो है कोई चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सरकार की भी जरूरत पड़ेगी। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या जो है बच्चे विस्फोट का क्या कारक हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट का। तो आपको पता है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी आ जाना, बेहतर चिकित्सा की सुविधाओं में कमी हो जाएगा, फिर जनसंख्या तेजी से बढ़ता चला जाएगा। ये सारा रीजन है। जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे इंडिविजुअल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, जिससे कि जनसंख्या जो है यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। सबसे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में, कि लोग अवेयर हों, एक सारी चीजों के बारे में जाने और समझे कि जनसंख्या बढ़ने से नुकसान क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, इसको समझे, ठीक है। यानी कि अवेयरनेस, यानी कि छोटे परिवार के फायदे समझे। फिर विवाह की जो आयु है उसको बढ़ा दिया जाए, लड़की की 16 से ज्यादा कर दिया जाए, लड़का का 21 से ज्यादा कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई लड़का शादी करना चाह रहा है तो मोर देन 21 ईयर एज होना चाहिए, और कोई लड़की शादी करनी चाह रही है तो मोर देन 18 ईयर्स यानी 18 प्लस होना चाहिए शादी का एज। तो ये चीज है बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब ये देख लेते हैं। हाँ, ये आपका हो गया, ठीक है। विवाह की आयु सीमा बढ़ा दीजिए, गर्भ निरोधक जैसे कंट्रासेप्टिव्स वगैरह हो जाएंगे, जिसमें हम लोग कंडोम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब का जो है यूज करना चाहिए। जैसे अगर गर्भ निरोधक की बात करते हैं बालक, गर्भ निरोधक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप गर्भ निरोधक में कंडोम्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप OCPS यानी कि जो इसमें पिल्स वगैरह आती है, इन सबको आप देख सकते हैं। IUCD देख सकते हैं। IUCD का फुल फॉर्म क्या हो सकता है बच्चे, उसको हम लोग इंट्रायूट्राइन, आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसका एग्जाम्पल कॉपर टी वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज है, आप इसके बारे में भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब सर्जिकल विधियां भी हम लोगों ने इसमें कर सकते हैं, जैसे वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। वेसेक्टोमी किसमें होगा, ओब्वियस से वेसेक्टोमी किसमें होगा, वेसेक्टोमी जो है पुरुष में होता है, ठीक है ना, नसबंदी जिसे हिंदी में बोलते हैं। या फिर आप ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होता है, ठीक है। छोटा परिवार रहेगा, उसमें क्या होगा, छोटा परिवार में 1 से 2 बच्चे रहेंगे और बेहतर शिक्षा होगी, स्वास्थ्य भी ज्यादा अच्छा होगा, फिर इस तरीके से जीवन स्तर जो है उच्च हो जाएगा,
ठीक है। सरकारी कार्यक्रम क्या हो सकता है बच्चे, फैमिली प्लानिंग जो है की जा सकती है, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया जा सकता है। छोटे परिवार जो होंगे बच्चे उनको इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है, ठीक है। पोस्टर एड्स लगा करके अवेयरनेस जो है ना वो फैलाया जाए। गर्भ निरोधक विधियां क्या क्या हो सकता है गर्भ निरोधक विधि में, जैसे कंट्रासेप्टिव मेथड की बात हम करेंगे बालक, ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड की बात हम लोग करेंगे। तो इसमें पता है बच्चे, मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, जस्ट वेट, हाँ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। विधियां जो अवांछित गर्भधारण को रोकने में मदद करे, यानी कि गर्भ निरोधक का मतलब ही क्या होता है, वैसी विधि जो आपको अवांछित यानी कि आप नहीं चाह रहे हैं कि गर्भधारण हो, तो उससे बचने के लिए एक गर्भ निरोधक विधियां काम आती है, ठीक है। आप गर्भ निरोधक का यूज करते हो, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब आपको पता है एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी कि आइडियल कंट्रासेप्टिव का क्या क्या वो विशेषता हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बारे में पॉइंट ये है, ठीक है। तो जैसे आसानी से उपलब्ध हो सभी जगह पे, और प्रयोग में जो है यहाँ पे ये लिखा गया है बच्चे, प्रयोग में आनी चाहिए, ठीक है ना, प्रयोग में आसानी से प्रयोग हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रयोग आप जब कर रहे हो तो आसानी से उपलब्ध हो, और इसमें प्रयोग में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है तो इफेक्टिव ना हो, इफेक्टिव भी होना चाहिए। अगर आप कोई भी आइडियल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो वो इफेक्टिव भी होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कि वो सस्ता और सब जगह मिल जाए, ठीक है। उसके बाद उपयोगकर्ता जो है उसके बाद मतलब उसको कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो यूज कर रहे हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि उपयोगकर्ता जो है बालक, उनको भी किसी प्रकार का कोई उपयोगकर्ता जो है उसके पास कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। देन आप ये चीज इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आसानी से जो है बच्चे मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको यूज करें फिर कोई प्रकार की दिक्कत आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अब आगे बढ़े, गर्भ निरोधक विधियां जो है बच्चे अस्थाई और अस्थाई दो तरीके की हो सकती है, ठीक है ना। अस्थाई यानी कि परमानेंटली, अस्थाई यानी कि जो है वो रिवर्स हो सकता है। अस्थाई जो है इरिवर्सिबल होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो बच्चे अस्थाई विधि है उसमें क्या होगा, ये अस्थाई विधि की बात कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल मेथड भी हो सकता है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, रोध उपाय यानी कि बैरियर मेथड भी हो सकता है। अंतः गर्भाधारण युक्तियां यानी कि आईयूडीएस वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और मुंह से लेने योग्य कुछ टेबलेट्स भी होते हैं जिसे ओरल कंट्रासेप्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक, ओरल कंट्रासेप्टिव। अब अस्थाई, अब ये सभी के सभी जो है ना, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है बालक, ये सभी के सभी रिवर्सिबल हैं। मतलब एक बार हुआ है तो आप उसे फिर से ठीक कर सकते हो, लेकिन जो है यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है। जो अस्थाई विधियां होती है ना वो इरिवर्सिबल होती है, यानी शल्य चिकित्सा का यूज इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब एक एक करके हम लोग सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। कि क्रिया विधि मतलब कैसे काम करता है, ठीक है ना, कैसे काम करता है इसके बारे में, और उसके लक्षण क्या है, और मेथड कौन सा है गर्भ निरोधक का, कौन सा तरीका है। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल मेथड क्या होता है, ठीक है ना। नेचुरल मेथड में बच्चे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो नेचुरली है। इसमें क्या होता है नेचुरल मेथड में, जब क्योंकि वो नेचुरली है तो उसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन किया भी है आपने, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका नो साइड इफेक्ट। फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, समझ रहे हैं ना, ये फेल हो सकता है
फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि आप अवधिक शयन की बात कर लेते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करता है, आर्तव चक्र के 10th से लेकर के 17th डे तक, मतलब के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्की पीरियड बोलते हैं। 10वें से लेकर के 17वें दिन तक, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, उसके 10th से लेकर के 17th डे तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना। इसके मध्य में सेक्स मैथुन से बचना चाहिए, यानी कि सेक्स नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ठीक है, उससे बचना चाहिए। इस अवधि के मध्य अंडो उत्सर्ग होता है। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक ओवुलेशन पढ़ा था। तो जिस दिन पीरियड आता है, यानी कि जिस दिन मासिक धर्म स्टार्ट होता है, उसके 14वें दिन क्या होता है बच्चे, ओवुलेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, वो अंडोत्सर्ग होता है। अगर उस दिन स्पर्म मिल जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस भी आगे होने के लिए प्रोसीड हो जाती है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि 10th से लेकर के 14th डे तक जो है, 10th से लेकर के 17th डे तक जो है बच्चे, वो रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, कपुलेशन नहीं करना चाहिए, मैथुन से बचना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस बीच अगर मैथुन हो रहा है तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि उस दिन अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, अब इसमें आप ये देख सकते हैं शुक्राणु एवं अंडाणु जो है, इन दोनों का मिलाप होता है, यानी कि संगम होता है। बस इतना सा बात है कि क्रिया विधि क्या होती है। तो इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु का क्या होता है बच्चे, मिलाप होता है। तो ये सभी के सभी प्रोसेस में वही हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, हम लोग विड्रॉ मेथड की बात कर लेते हैं। ये विड्रॉ मेथड में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग विड्रॉ मेथड के बारे में देख ले रहे कि इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, विड्रॉ या फिर क्वाइटस इंटरप्टस भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बालक, इसमें जो मेल का जो पेनिस होता है ना, उसको बाहर, वीर्य को बाहर आने से पहले योनि से निकाल देते हैं। ठीक है, तो बाहर जो है अस्खलित हो जाता है वीर्य। ठीक है, इस मेथड को क्वाइटस इंटरप्टस या फिर बाह्य अस्खलन या फिर विड्रॉ मेथड भी बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल मेथड ही होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अस्खलन से पूर्व पेनिस को मादा योनि से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लैक्टेशनल एमिनोरिया या फिर स्तनपान अनार्तो भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अब लैक्टेशनल एमिनोरिया में प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता। ठीक है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रसव के मतलब होता क्या है ना, कि जब प्रसव हो गया तो अगर कोई लेडीज है, अगर बच्चा जन्म कर दी, तो उसके जन्म करने के बाद जब तक वो दूध पिलाएगी तब तक प्रोजेस्टेरोन जो है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो फिर दूसरा प्रेगनेंसी होने का चांस ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो आप उसे दुग्ध जो है उसको पिलाते रहें। ठीक है ना, उसको दुग्ध जब तक पिलाते रहेंगे तब तक वो उसके हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। तो इसलिए आप इस पे ध्यान रखें। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है ये इनहिबिट कर देगा एलएच और एफएसएच को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से मतलब फिर से आर्तव चक्र नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्रसव के मैक्सिमम 6 माह तक, ठीक है ना, 6 माह तक क्या करना चाहिए बच्चे, दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड भी है, कृत्रिम तरीके भी है। ठीक है ना, कृत्रिम तरीके में क्या है बालक, कृत्रिम तरीके में आप अवरोध विधि देखते हो, अवरोध विधि, बैरियर मेथड जिसे बोलते हैं। अब इसमें अगर कोई पुरुष है तो उसको कंडोम्स यूज करना चाहिए। अगर भारत में एक प्रसिद्ध ब्रांड की बात करें, भारत में क्या कर सकते हैं आप, प्रसिद्ध ब्रांड की बात कर सकते हैं। तो जो प्रसिद्ध ब्रांड होता है बालक, वो निरोध देखा जाता है इंडिया में। ठीक है, क्या देखा जाता है, निरोध। ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखें आप कि निरोध जो है भारत में एक क्या है, प्रसिद्ध ब्रांड है। ठीक है, जो कि कंडोम्स है, मेल कंडोम्स। ठीक है ना, तो मेल कंडोम्स हो जाते हैं। आगे बढ़े इसमें।
ठीक है। अब आप मेल एंड फीमेल दोनों का कंडोम उपयोग के बाद फेंक देना होता है। ऐसा नहीं है कि मेल कंडोम जो है उसका एक बार यूज कर लिए तो फिर रीयूज में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसे, और फीमेल कंडोम होता है उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। महिलाओं में डायफ्राम वगैरह हो जाता है, फिर सर्विकल कैप्स हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वॉल्ट्स हो जाता है। ठीक है ना। सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्राम, ये सब के सब क्या है, रीयूजेबल है। ग्रीवा की योनि को ढकने में मदद करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ग्रीवा को ढकने में मदद करते हैं बच्चे, ये रीयूजेबल है। इन सभी का कार्य विधि जो होता है, क्रिया विधि क्या होता है बालक, शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। ये सब क्या करते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। ये ध्यान में रखना है, जितनी चीजें हमने हाईलाइट करके रखा है उसको तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उपरोक्त सभी जो है क्या कहते हैं, अवरोधक एसटीआई और एसटीडीएस से बचाव भी करते हैं। एसटीआई बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है, और एसटीडीएस बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है। इन सभी से क्या करता है बच्चे, ये क्या करते हैं, आपको बचाने का काम भी करते हैं। जितने भी उपरोक्त एसटीडीएस और एसटीआई से बचाने के लिए भी यूज हो सकते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो गया बच्चे। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। एक लोकप्रिय तकनीक है भारत में। ठीक है ना, ये लोकप्रिय तकनीक है भारत में। अब इसमें क्या होता है बालक, जो अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर्स या अनुभवी नर्स के द्वारा जो है गर्भाशय में ये लगाया जाता है। ठीक है ना। प्रेगनेंसी डिले करने में हेल्प करता है। अगर आपके दो बच्चों के मध्य जो है गैप चाहिए तो फिर आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात करें, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात करें बच्चे, तो ये औषधि रहित होते हैं। क्या होते हैं, औषधि रहित होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिप्स लूप हो जाएगा, जो कि प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, लिप्स लूप। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। और आप नॉन मेडिकेटेड यानी कि आईयूडी की बात कर लिए, कॉपर टी यानी कि भी एक आईयूडी है। ठीक है ना, कॉपर रिलीजिंग होता है आईयूडी। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा, CUT यानी कि कॉपर टी हो जाएगा, CU7 यानी कि कॉपर 7 हो जाएगा, मल्टी लोड 375 या फिर CU लूप हो जाएगा। ठीक है, इस सब की क्रिया विधि क्या है बालक, क्रिया विधि की बात करें तो ये शुक्राणुओं का जो है फैगोसाइटोसिस करा देते हैं। जैसे हम लोग लिप्स लूप की बात करें तो इस शुक्राणु का फैगोसाइटोसिस करा देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है बालक, मतलब स्पर्म जो है ना उसको खा जाता है एक तरीके से बोले। ठीक है। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन से होते हैं, तो प्रोजेस्टेट होता है, LNG-20 होता है। इसकी क्रिया विधि क्या हो सकती है बालक, इसकी क्रिया विधि गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। ठीक है ना, इम्प्लांटेशन नहीं होगा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, जिसका प्रोजेस्टेट और LNG-20 एग्जाम्पल है। इसका क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि ये है, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है। शुक्राणु विरोधी बनाता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चे देख सकते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ठीक है ना, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं बच्चे, ये केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, अथवा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल मालाडी हो जाएगा, जो कि डेली यूज में लिया जाता है 21 दिनों तक। ठीक है ना, मालाडी को मतलब 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है। या फिर सहेली भी है। ठीक है ना, सहेली होता है, इसको आप क्या करते हैं बच्चे, वीकली पिल से, नॉन एस्टेरॉयडल होता है, इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, सहेली का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि नॉन एस्टेरॉयडल होता है। ठीक है, अधिक प्रभावी भी होता है ये। ठीक है ना। अब इसके खोजकर्ता की बात करेंगे, सहेली की खोजकर्ता CDRI लखनऊ ने किया था। CDRI के फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CDRI लखनऊ ने इसकी खोज करी थी, सहेली की। ठीक है ना, खोजकर्ता हो गया। ठीक है। अब आपातकालीन गर्भ निरोधक जो है
जैसे इसका यूज कब करते हैं, अगर इस किसी का रेप हो जाए या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इमरजेंसी पिल्स भी बोलते हैं उसे, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, मैथुन के कुछ ही घंटे के भीतर जो है आपको, कुछ ही घंटे बोले तो 72 आवर्स के भीतर जो है आप प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन संयोजन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी इमरजेंसी पिल्स में आते हैं। इमरजेंसी पिल्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अनवांटेड 72 हो जाएगा, आई पिल हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर EZY पिल भी हो जाएगा। ये सब के सभी एग्जांपल हो जाएंगे इसके। ठीक है बालक। तो आप यहाँ पे अगर टीके की बात करेंगे, इंजेक्टेबल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, और अंतरोपण यानी कि इम्प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन यूज कर सकते हैं, पिल्स के समान। ठीक है ना। और मतलब पिल्स के समान ही होते हैं, इसमें कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। लंबी अवधि तक प्रभावशाली, बस ये थोड़ा ध्यान में रखना है, लंबी अवधि तक प्रभावशाली होते हैं। क्रियाविधि वही है, गर्भ निरोधक गोलियां की जो भांति है ना, गर्भ निरोधक गोलियां जैसे काम कर रहा था वैसे ये भी काम करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चे कि हम लोग शल्य क्रियात्मक की बात कर लेते हैं, जो कि हाईली इफेक्टिव होता है, जो रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चे, सर्जिकल मेथड भी हो सकता है जो रिवर्सिबिलिटी पुअर होता है, यानी कि मतलब आप पुअर क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि वो रिवर्सिबल होता भी नहीं है। ठीक है। इसमें युग्मक स्थानांतरण को रोका जाता है। क्रियाविधि की बात करें, युग्मक स्थानांतरण को रोका जाता है। ध्यान रखना, वेसेक्टोमी और टीबेक्टोमी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है वेसेक्टोमी टीबेक्टोमी किसमें क्या होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। वेसेक्टोमी की बात करते हैं तो पुरुष में होता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइट कर देते हैं। जो वास्ट डिफरेंस जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वास्ट डिफरेंस हो गया, यहाँ से इसको क्या किया हमने, इसको कर दिया कट। ठीक है ना, इसको कर दिया कट, तो फिर इसको कट करने के बाद इससे बांधेंगे और फिर इधर इसको ऐसे बांधेंगे, तो कट एंड टाइट हो जाता है वास्ट डिफरेंस का, तो इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। टीबेक्टोमी की सेम प्रोसेस होती है, लेकिन टीबेक्टोमी किस में होता है, स्त्रियों में होता है। ठीक है ना। टीबेक्टोमी किस में होता है, स्त्रियों में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट कर देते हैं। ठीक है ना। क्रियाविधि क्या हो जाएगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ठीक है ना। जब आप वेसेक्टोमी कर देते हैं किसी मेल में, तो फिर क्या होता है, जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रोसेस को आप वेसेक्टोमी बोलते हो, जो कि मेल में होता है। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब कर देते हैं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में अंड कोशिका नहीं होती है। ठीक है ना। तो वही बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि अंड कोशिका ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा। ठीक है ना। अब एक एमटीपी आता है। एमटीपी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, एमटीपी जो है कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो एमटीपी का फुल फॉर्म बच्चे आपको ध्यान रखना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं इसे। ठीक है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोल सकते हैं या फिर प्रेरित गर्भपात भी बोल सकते हैं। ठीक है। जानबूझकर स्वेच्छा से गर्भपात करना, इनकी वैध तकनीक है, एक इंडिया में आप कर सकते हैं। 1971 में इसको वैध कर दिया गया था। प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह तक काफी सुरक्षित होता है यह, मतलब अगर प्रेगनेंसी जिस दिन रही, ठीक है ना, तो उसके 12 से 13 सप्ताह तक जो है आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2017 में इंडिया में लाया गया। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2017 में लाया गया। अब इसमें क्या है बालक, इस एक्ट में 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया। जो एमटीपी आप 12 सप्ताह तक करते थे उसको बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया। ठीक है ना। प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह के भीतर एबॉर्शन जो है वो क्या है बच्चे, प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह तक जो है। फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। दोस्तों, तो आज हम लोग एमटीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग एमटीपी के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, या फिर इसे आप इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कह देते हो, जिसे हिंदी में प्रेरित गर्भपात बोलते हैं। जानबूझकर स्वेच्छा से गर्भपात कर देना। ठीक है ना। ये एक वैध तकनीक है जो कि इंडिया में इसे वैध 1971 में किया गया था।
प्रेगनेंसी के 12 से 13 सप्ताह तक यह काफी सुरक्षित होता है। समझ में आ रहा है? प्रेगनेंसी के 12 से 13 सप्ताह तक जो है एमटीपी करना जो है ना वो सुरक्षित होता है। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो है भारत में 2017 में लाया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एमटीपी जो 12 से 13 सप्ताह तक कर सकते थे, लेकिन जब से ये एक्ट आया आप एमटीपी को जो है 12 से 24 वीक तक बढ़ाकर कर दिया गया। प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह के भीतर एबॉर्शन कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की राय लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, एक CONDN है बच्चे, इसको कंडीशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। कंडीशन क्या है, माँ की जान की खतरा हो तब आप एमटीपी कर सकते हैं, या फिर शिशु में कोई विकार हो उस समय पे आप एमटीपी कर सकते हैं। ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs कौन कौन से, यानी यौन संचारित रोग की बात कर लेते हैं। ठीक है। यौन संचारित यानी यौन संचारित संक्रमण कौन सा है और उसके संक्रमण यानी कि रोगजनक कौन से हैं, थोड़ा ध्यान रखना। इस टेबल से क्वेश्चन जो है ना बालक, इस टेबल से क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये टेबल जो है आप इस टेबल को इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है ना, अभी ही आप इसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए, ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अब आप इसमें ये देख सकते हैं बच्चे, जैसे गोनोरिया है। गोनोरिया क्या होता है, नाइजेरिया गोनोरियाई के द्वारा होता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। उसी तरीके से अगर सिफिलिस की बात करेंगे, ट्रिपैनामा पैलिडियम की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। जेनाइटल हर्प्स की बात करेंगे, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। अगर आप जेनाइटल हर्प्स की बात करते हैं, विषाणु जनित रोग है, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना। क्लेमाइडियासिस की बात करेंगे, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। जेनाइटल वॉर्ट्स की बात करते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जो कि एक वायरल डिजीज है। एड्स की बात करते हैं, जो कि लाइलाज है, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है ना, उसके द्वारा होता है। हेपेटाइटिस B की बात करते हैं, HBV वायरस यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस के द्वारा ये होता है। ट्राइकोमोनियासिस की बात कर लेंगे, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के थ्रू ये हो सकता है। तो इस पेज पे जितने भी आपको यौन संचारित संक्रमण दिख रहे हैं, उनके रोगजनक दिख रहे हैं जी, आप जरूर इसे याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब कुछ STI की बात कर लेते हैं। STI अभी हम लोगों ने देखा भी था कि STI का मतलब क्या होता है बच्चे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना। तो इसकी बात हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। आपको पता है PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना। एबॉर्शन गर्भपात। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछ लिया जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। भ्रूण का फैलोपियन ट्यूब में अंतरोपण हो जाना। आपको पता है भ्रूण जो है यानी कि एम्ब्रियो आपका यूट्रस में ट्रांसफर होता है, वहां पे क्या होता है, अंतरोपण होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन यूट्रस में न जाकर के सिर्फ और सिर्फ वो फैलोपियन ट्यूब में ही अगर रह जाए तो उस प्रोसेस को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें स्टिल बर्थ होता है। स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ ये होता है ना कि मरा हुआ बच्चा जो है हो गया। तो ये सभी STI के लक्षण है। जननांगों में कैंसर हो जाना, ठीक है, या फिर बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाना, ये भी एक लक्षण ही है STI का। ठीक है, ये सभी के सभी लक्षण है। बचाव क्या हो सकते हैं STI से। ठीक है, STI से बचाव के बस यही तरीके हैं कि किसी अनजान या बहुत से व्यक्तियों से यौन संबंध न रखें। यौन संबंध से बच्चे, जो अनजान व्यक्ति हैं उनसे यौन संबंध से बचना चाहिए। मैथुन के समय कंडोम का प्रयोग करें। ठीक है। आशंका होने पर, अगर फिर भी आशंका है कि अगर कोई STI जैसा लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तुरंत जो है डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। इनफर्टिलिटी जो है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, इनफर्टिलिटी। ठीक है ना। यहाँ पे इनफर्टिलिटी ये दिया गया ना, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बंध्य दंपति जिसे आप बोल सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग जो है बंध्य दंपति क्या होंगे, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। दंपति 1-2 वर्ष तक असुरक्षित, मतलब एकदम लगातार भी अगर सेक्स कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, तो भी बच्चा पैदा
नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होंगे। ठीक है, उपचार क्या है? अगर आप बांझपन या इनफर्टिलिटी जैसे मतलब बीमारी से ग्रसित हैं तो इसका उपचार क्या हो सकता है? ART का फुल फॉर्म बच्चे क्या हो जाएगा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे विधियां यानी कि ARTs का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह देखते हो ना, पात्र निषेचन के बाद जो है आप उसको भ्रूण स्थानांतरण कर दिया यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया। ऑल्सो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि लेबोरेटरी में होता है, और इन विवो अगर हो रहा है तो शरीर के अंदर हो रहा है, जीवी अवस्था भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो मेल डोनर होते हैं उनसे हम लोग क्या ले लेते हैं बालक? मेल डोनर से हम लोग स्पर्म ले लिए और फीमेल डोनर से हम लोग एग ले लिए। दोनों का क्या करते हैं? जाइगोट फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, जाइगोट बन जाता है। चूंकि ये टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं इसीलिए इसे पात्रे निषेचन बोल देते हैं, IVF बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट होता है, जब भ्रूण बनता है तो उसको स्थानांतरित कर देते हैं। जब भ्रूण बन गया तो उसका स्थानांतरण जो है जब 8 सेल स्टेज में चला जाता है तो उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। तक के भ्रूण को महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं, और इस प्रोसेस को आप ZIFT बोल देते हो, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का भ्रूण हो गया तो उसको सीधे आप गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हो, जिसको IUT बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? इन विवो फर्टिलाइजेशन, जीवे निषेचन जिसे हिंदी में बोल देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो गिफ्ट हो जाता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यह तकनीक जो है उन महिलाओं के लिए है जो अंड निर्माण नहीं करती है, यानी कि अंडे का निर्माण नहीं करती है, परंतु निषेचन और भ्रूण को परिवर्धन करने के लिए, निषेचन और भ्रूण को परिवर्धन करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दाता से अंडाणु लेकर उन महिलाओं के फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं बालक? नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निषेचन जो है जीव प्रावस्था में हो रहा है, इसीलिए इसे आप जीव प्रावस्था वाला निषेचन भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य सेचन भी कर सकते हैं। जब पुरुष यानी कि जब पुरुष जो है, पुरुष साथी जो है स्त्री को वीर्य सेचित कर पाने में असक्षम होता है तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। जिसके अस्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की, या फिर कोई ऐसा है व्यक्ति जिसके जो वीर्य है उसमें शुक्राणुओं की संख्या जो है बहुत ही कम हो जाती है, तो ठीक इस केस में क्या करते हैं हम लोग? स्वस्थ दाता से वीर्य लेकर स्त्री के योनि में अथवा गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। इस तकनीक को गर्भाशय वीर्य सेचन यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। बच्चे, तो ये चीज हो गया सभी के सभी आपका इंपॉर्टेंट, लेकिन एक चीज और है ICSI, इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है इन विट्रो। ठीक है ना, इसको करते हैं हम लोग, भ्रूण बनाने की तकनीक है। शुक्राणु की अंड कोशिका के मतलब कोशिका द्रव्य में निषेचित कर देते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी CBSE माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए भी लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है, और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो है हम लोग रिकॉर्डेड सेशन ला रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। ओके, ऑल द बेस्ट।